Good morning, children. Today we'll study class 9 economics chapter 2, that is people as resources. आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन में जो है नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है उसको हमारे लिए वो एसेट्स का काम करे, ना कि लायबिलिटी का, है ना। कैसे होगा? तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हमने देखा कि एजुकेशन हम देंगे, हेल्थ केयर अच्छी होगी, तो उससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट्स का काम कर हो एसेट्स हो जाएंगे हमारे लिए, ना कि लायबिलिटी। द क्वालिटी ऑफ ए population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by the life expectancy, and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decide the growth rate of the country. जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो किस पे डिपेंड करती है कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनका हेल्थ कैसा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलना चाहिए कि लोग कितने उसका कितने उनकी लाइफ है ना। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ डिनोट्स, एज द नेम सजेस्ट, एवरेज एक्सेप्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब एक इंसान जो जन्म लिया है उसको कितने साल तक बचेगा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है एवरेज में। करीब आप जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि इंडिया वालों को ये एक्सपेक्टेंसी माना जाता है कि करीब करीब उनको 68 to 70 ईयर्स जिएंगे, एक एवरेज, है ना। एक एवरेज की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही, एवरेज माना जाता है कि ये एज होगी उन लोगों की, है ना। तो इसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनका हेल्थ केयर कैसा है, वो कितने उनकी एज कितनी है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एज कितनी है उनकी, उनके पास क्या स्किल है। तो ये सब चीज़ें मिलके बनता है कि वो क्या है, इसी को कहते हैं हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो इससे क्या होता है, एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। और द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होगी वो डिसाइड करती है कि हमारा जो ग्रोथ है, किसका ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री की ग्रोथ रेट कैसी है, ये बताती है। ठीक है, कौन? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ही हमको बताता है कि हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट कैसा है। तो जो यदि मान लीजिए हमारे यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो हमारे लिए एसेट्स का काम करेंगे, और अ, और हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। और यदि यहीं पर अनहेल्दी लोग हैं, इलिटरेट हैं, अ, है ना, इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो हमारे लिए क्या काम करेंगे, लायबिलिटी हो जाएंगे वो हमारे लिए कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी हमारी उससे, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एजुकेशन कैसे रोल प्ले करता है। तो Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in the terms of goods, job and salary. We saw the education was an important input for the growth of the Sakal. सकाल को देखो, एक अच्छी, शुरू से ही वो स्कूल गया, इनिशियल स्टेज से ही बचपन से स्कूल जाता था, और फिर उसको बाद में एक अच्छी फर्म में उसने इवन वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे ले ली, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सीखा उसने, और उसको एक अच्छी जॉब मिली, एक फर्म में जॉब मिली। तो एक अच्छे फर्म में जॉब मिली, जब उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो उस फर्म को भी फ़ायदा हुआ, साकाल को भी प्रमोशंस मिली, और ऑब्वियसली इससे तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ी, है ना। तो एक एजुकेशन का इम्पोर्टेंस देखो कितना होता है ना। इट ओपन द न्यू हॉरिजन फॉर हिम। अब वो नहीं पढ़ता तो उसके लिए और कहाँ से लाइफ मिलती, इतनी अच्छी अच्छी उसको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन वो पढ़ा था इसलिए उसको प्रमोशंस मिले और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिली। प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, है ना। ओनली नॉट ओनली साकाल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। एजुकेशन सिर्फ मतलब सिर्फ साकाल के ग्रोथ के लिए नहीं, एक सोसाइटी के ग्रोथ के लिए भी क्या है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पे देखिए जो वर्ड लाइन है, याद रखिए, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स towards the growth in the society also. Okay, it enhance uh, it enhance the
नेशनल इनकम, इससे नेशनल इनकम का बढ़ती है, कल्चरल रिचनेस आती है, और इंक्रीज़ इन द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस, और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ओके, देयर इज़ अ प्रोविजंस मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेसेस रिटेंशन एंड द क्वालिटी इन द एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द गर्ल्स। ये ध्यान दिया गया इसके लिए, देखिए ये कि एजुकेशन अच्छी हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए। तो उसमें सबसे पहला ये जो गर्ल्स लोग हैं उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ये कहा गया, और उनकी शिक्षा के लिए ध्यान दिया गया। तो ये भी कहा जाता है ना कि इफ़ यू आर एजुकेटिंग अ गर्ल, यू यू आर एजुकेटिंग द होल फैमिली, है ना। तो पूरे परिवार को हम शिक्षित करते हैं। एक लड़की को सिखाते हैं तो हम उसके पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, ठीक है। गर्ल्स की शिक्षा को बहुत ध्यान दिया गया है ना। देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक द नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कम से कम नवोदय विद्यालय होना चाहिए, जो क्या है जहाँ पे बहुत एक मॉडल सेट किया गया है स्कूल का। तो वो मॉडल था दैट इज़ नवोदय विद्यालय, और वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। तो 5th स्टैंडर्ड में आते थे लोग, इसका एंट्रेंस ज़रूर देते हैं नवोदय विद्यालय में, है ना। बहुत से बच्चे कोशिश करते हैं इसके लिए। vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to the knowledge and skills। लोग बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने लगी ताकि उनको कुछ, जैसे आप पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग दे दें ताकि वो कल को बड़े हों और किसी इंडस्ट्रीज़ में भी काम करना, किस तरीके से मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, कुछ भी उनको सिखाया जाता था, ठीक है। इस पर बहुत जोर दिया गया। द प्लान आउटले ऑन द एजुकेशन हैज़ इंक्रीज। जो प्लान था, फिर जैसे एजुकेशन प्लान 5 ईयर प्लान्स वगैरह हमारे चलते हैं, 5 ईयर प्लान्स, उसमें पहले 151 करोड़ फर्स्ट प्लान में मिला हमको, और उसके बाद ये बढ़ के कितना हुआ देखो, ₹3,766.9 करोड़ इन द 11th प्लान। फर्स्ट प्लान में हमको 151 करोड़ मिले थे, लेकिन उसके एजुकेशन में आज वो इंक्रीज़ होकर 11th प्लान में वो कितना हो गया, 3,766.90 करोड़ इन 11th प्लान। The expenditure on the education has the percentage of GDP rose from 0.64% in अब देखो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें जो आपका एजुकेशन में जो परसेंटेज था वो 51-52 में था 0.64, आज वो बढ़कर कितना हुआ है 15 में 3%। लेकिन बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये परसेंटेज उनका जो होता है अपने ग्रॉस जीडीपी से, वो मतलब शिक्षा में कितना खर्चा करते हैं, एटलीस्ट 15% वो खर्चा करते हैं अपने एजुकेशंस पे। ओके, तो हमको अभी बहुत आगे जाना है। द बजटरी एस्टिमेट हैज़ स्टेटेड इन द बजट documents of the Union State Governments, Reserve Banks of India, the expenditure on the education as a percentage of GDP has declined to 2.7 in 2017-18 में। अच्छा देखिए अब यह क्या बता रहा है, ओके ये न्यू बुक में दिया हुआ आपके। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे बजट के हिसाब से हम देखते हैं, बजटरी एस्टीमेट स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट्स में बताया जा रहा है कि द यूनियन स्टेट्स गवर्नमेंट जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ डिक्लाइन, कम हो गया है 2. अब ये पहले 3 दिखा रहा था ना, देखो 2015 में, अब वो जाके कितना हो गया 2.7, डिक्लाइन हो गया है इन 17-18। ओके, the literacy rate has increased from 18% in 51 to 74 in 2010-11। और जो हमारा लिटरेसी रेट है वो है, देखो लिटरेसी रेट देखो यहाँ पे 1951 में, यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, ब्लू से पर्सन है और रेड में मेल और ग्रीन में फीमेल है। तो ये देखिए 51 में देखिए यहाँ पे 18% था, टोटल पॉपुलेशन हम देखें मेल और फीमेल वाली, तो यहाँ पर 18% जा रहा है। और वही मेल देखिए अभी भी मेल डोमिनेट है ना, यहाँ पर मेल्स को ज़्यादा था एजुकेशन, और वही वुमेन्स की बहुत ज़्यादा कम था, देखो है ना 1951 में। उसके बाद हम देखते हैं तो ये देखिए 2011 में बता रहा है यहाँ तक आ गया, और
और वो यहाँ तक है ना। अभी इस थोड़ा सा डिफरेंस कम हो गया है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं ना। तो 18% से वो इंक्रीज़ हुआ है 74% इन 2010 एंड 11। लिटरेसी is not only a right, it is also needed in this if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. लिटरेसी क्या है? एक इज़ नॉट ओनली अ राइट, एक अधिकार ही नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर, यदि हर सिटीजन्स अपनी ड्यूटी को और अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहता है अच्छे से प्रॉपर वे में, तो उसको क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्लियर? However, a vast difference is noticed across the different sections of the populations. लिटरेसी among the males is nearly, मेल्स का लिटरेसी बता रहा है 16.6 है, higher than the female, and it is about 16.1 higher than urban areas as compared to the rural areas. देखो अब रूरल और अर्बन में भी देखो कितना डिफरेंस है, और फीमेल्स और मेल में भी कितना डिफरेंस है। ओके, 2011 लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला एंड, देखो अब केरला में लिटरेसी रेट बोलिए आप कितना है? आपका 94% है, और बिहार में लिटरेसी रेट आपकी है 62%। ओके, द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख। अब प्राइमरी स्कूल्स को भी बढ़ाया गया ज़्यादा, कितना? 8.41 लाख इन 2015-16, और आपका अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन diluted by the poor quality of schooling and the higher dropout rates. अब हमारे पास देखो क्या हो रहा है, इतना अच्छा मतलब हम करना चाह रहे हैं एजुकेशन में अच्छा, लेकिन हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हो रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे पास। क्या था? कुछ चैलेंजेस ये थे कि हमारे पास डिफरेंसेस बहुत था। आप बोल सकते हैं वॉस डिफरेंस लिटरेसी रेट इज़ नोटिस अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। सेकंड, हमने देखा कि ह्यूज एक्सपेंशन, बहुत स्कूल्स बहुत हमारे पास हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है पुअर क्वालिटी होने के कारण क्या है, हमको हाई ड्रॉप आउट्स रेट देखने को मिलता है, मतलब बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं, हाई ड्रॉप आउट्स हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर? तो लिटरेसी रेट क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट क्या होता है इसका कैसे बोलेंगे आप? मेज़र द प्रोपोर्शंस ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड द एबव एज ग्रुप। ओके, तो देखो अब क्या हुआ, ये हमारे चैलेंजेस थे, है ना, ये दो चैलेंजेस थे। अब सरकार ने क्या किया? सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all the children in the age group of 16 to 14 years by 2010। ये एक टारगेट था सर्व शिक्षा अभियान में किया गया था कि 2010 तक 6 to 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री या बेसिक एजुकेशन जरूर प्रोवाइड किया जाए। किसमें? सर्व शिक्षा अभियान में। ठीक है, कि सभी बच्चों को जो 6 to 14 ईयर्स एज है उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए बाई 2010। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसने स्टेप उठाया? सेंट्रल गवर्नमेंट में उठाया इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, और लोकल गवर्नमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया, एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, ताकि ये बेसिक एजुकेशन हम बच्चों को सबको प्रोवाइड कर सकें। तो ये सबका सब मिले इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट विथ लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो, community for achieving the goal of universalization of elementary education, ताकि लोग बेसिक एजुकेशन सब बच्चों को मिल सके। ओके, along with it bridge course and the back to school camps have been initiated to increase the enrollment of elementary education। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो निकल जाते हैं स्कूल से, उनको वापस लाने का प्लान और ब्रिज कोर्सेज चालू किया। मान लो कि किसी बच्चे ने कोई क्लास तक पढ़ाई की, उन्होंने क्लास 3 तक पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद 2-3 साल पढ़ाई ही नहीं की। अब वो 3 साल के बाद फिर से पढ़ना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो 6 या 7 में होगा इस वक्त। लेकिन ये जो बीच के कोर्सेज हैं, जो गैप आ गया उसकी पढ़ाई का, किसी तरीके से उसको फुलफ़िल किया जाएगा, तो उसको वो ब्रिज कोर्सेज के थ्रू वो कंप्लीट
कर सकता था, है ना। और बैक टू स्कूल, जो ड्रॉप आउट्स चले गए बच्चे उनको वापस लाना। स्कूल कैंप्स हैज़ बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज़ द एनरोलमेंट, ताकि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस और एनरोलमेंट बढ़े। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन, मिड डे मील जो प्लान था वो इनक्रेज किया गया। आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था, तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ सबसे पहले मिड डे मील। और इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और इससे देखो ये जो मिड डे मील का प्लान आया था इससे बहुत बेनिफिट भी हुआ। जो गरीब लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, बच्चों को खाना भी नहीं मिलता था, तो इससे क्या हुआ कि मिड डे मील मीन्स दोपहर का खाना उनको वहीं मिलता था। तो बच्चे खाना खाने के लिए एटलीस्ट वो स्कूल में एनरोल रहते थे और वो आके कुछ चीज़ें सीखते भी थे यहाँ पे, है ना। तो मिड डे मील का जो था इससे बहुत एनरोलमेंट बढ़ी थी उस समय, अटेंडेंस बढ़ी भी थी स्कूलों में। इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन स्टेटस दिस, और बच्चों को खाना मिलेगा तो ऑब्वियसली वो अच्छे, उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। दिस पॉलिसीज़ कुड ऐड द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इससे क्या हुआ, इस पॉलिसी से कुछ जो लिटरेट रेट था वो पॉपुलेशन का हमारा बढ़ा इससे। 12th प्लान एंड रेट, ये देखिए अब यहाँ पे है ना, ये सब पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्टेप लिए गए। तो आप ये क्वेश्चंस में जो मैंने अभी बताया, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील का, है ना, तो किस तरीके से उसको, और क्या चैलेंजेस फेस किए, व्हाट चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन, क्या चैलेंजेस आए, तो ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं ना। ये चैलेंजेस आपको दो बताए मैंने कि वॉज डिफरेंस इन लिटरेसी इज़ नोटिस अक्रॉस different sections of the populations and huge, and second one is that huge expansion of school has been uh, diluted by the poor quality of education schooling and high dropout rates, है ना। तो ये challenges थे हमारे। और ब्रिज कोर्सेज एंड, और ये हमने क्या स्टेप लिए, तो इसमें मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान और ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप लगाए हैं ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें, है ना। ये हो गया। अब देखते हैं कि 12th ईयर जो प्लान था, ये देखिए द 12th प्लान एंड रेड मीन्स प्रयास किया, क्या कोशिश किया गया, है ना। रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कंट्री का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मीन्स हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर होना, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पढ़े, उसको बढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23, ताकि 18 से 30 साल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हों पढ़ने में, है ना। उसके लिए क्या किया गया, ईयर्स टू 25.2% बाई, ये 2017-18 में आपको बोल सकते हैं 25.2% था। एंड रीच टू द, उसको कितना टारगेट लाना, 2021 तक उसका टारगेट है कि उसको 30% तक लाना है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन पा सकें, विच कुड बी ब्रॉडली इन द लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज। द स्ट्रैटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एसएसएस क्वालिटी, ताकि वो फोकस किया गया स्ट्रैटेजी में कि मतलब सबके पास पहुंच सके एजुकेशन अच्छे से, आपकी क्वालिटी अच्छी हो। एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक, और जो जिस स्टेट में जैसी पॉलिसीज़ हैं, जैसा वहाँ का सिस्टम है, वैसे ही बच्चों को पढ़ाई कराई जाए। करिकुलम मॉडिफिकेशन, करिकुलम अच्छा बनाया जाए। वोकेशनलाइजेशन, मतलब वोकेशन ट्रेनिंग्स बच्चों को देना। नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना बच्चों को। द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन द डिस्टेंस एजुकेशन, और इस प्लान में ये भी फोकस किया गया कि डिस्टेंस एजुकेशन है, जो दूर रहते हैं बच्चे उनको कैसे पढ़ाया जाए। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशंस पे बहुत ध्यान दिया गया इंस्टीट्यूशंस के। ओवर द पास्ट 50 years, over the past 50 years, over the past 50 years has been the significant growth in the number of इसी last 50 years में आप बोले कि numbers of colleges, numbers of universities, institutions of higher learning के लिए बहुत इंक्रीज़ हुआ। स्पेशलाइज्ड इन एरिया, जैसे कोई MA करना चाह रहा है, BSc, MSc, MCom, BCom, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ एनरोलमेंट
स्टूडेंट्स एंड रिक्वायरमेंट टीचर्स फॉर द 1951। आपको ये टेबल दिया हुआ है, इससे आप इसको स्टडी कर सकते हैं, है ना। देखिए 1951 में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस थे 750 और यूनिवर्सिटीज़ थी 30 और स्टूडेंट्स से देखिए 2,63,000 और टीचर्स थे एंड यूनिवर्सिटी इन कॉलेजेस थे 24,000। तो जो इंक्रीज़ होके देखिए 17-18 और 18-19 बीच में कितना ज़्यादा हो गया है ना। ओके, तो ये था हम पढ़ा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। किस तरीके से हम एजुकेशन को इंक्रीज करेंगे तो हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को अच्छा कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हेल्थ पढ़ेंगे। ओके।